हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरिहंत। और आज हम लेने वाले हैं इतिहास के फोर्थ चैप्टर जिसका नाम है औद्योगिकरण का युग का एक बहुत ही जल्दी रिवीजन। तो चलिए पहले ये बात कर लेते हैं कि हम औद्योगिकरण की बात कर क्यों रहे हैं। देखिए, आप जो है शुरुआत से अगर इसको थोड़ा सा कनेक्ट करें तो आपने पहले राष्ट्रवाद पढ़ा, यानी कि कैसे कैसे धीरे धीरे जो है कंट्रीज डेवलप हुई। उसके बाद भूमंडलीकरण हुआ, यानी कि व्यापार बढ़ने लगे और दुनिया के जो देश हैं वो एक दूसरे से जुड़ने लगे। ठीक है, अब जब ये जुड़ाव हुआ तो धीरे धीरे एक फीलिंग आई कि व्यापार बढ़ाया जाए। लेकिन देखिए पहले क्या था, जब औद्योगिकरण नहीं था, यानी कि औद्योगिकरण का एक बेसिक वर्ड लेकर के मैं शुरुआत कर रहा हूं कि जब कारखाने या फैक्ट्रियां नहीं हुआ करती थी तो हाथों से काम होता था। तो प्रॉब्लम क्या होने लगी कि इतने बड़े जब बिजनेस करने हैं, आपको पूरे वर्ल्ड में अपना बिजनेस लेके जाना है, तो हाथों से काम आप कितना करवा लोगे। यानी कि उत्पादन बढ़ाना था, बहुत कम लागत में बहुत अच्छा उत्पादन आपको करना था। तो इसलिए एक जरूरत महसूस हुई कि ये हाथों से काम करने वाला जो सिस्टम है इसको थोड़ा सा बदल कर क्यों ना ऐसी मशीनें आ जाएं जो कि इसकी जगह ले लें और बड़े लेवल पे हम उत्पादन कर पाएं। तो औद्योगिकरण का युग आने का जो चरण है वो शुरू हुआ हमारे भूमंडलीकरण के बाद। इसलिए हम इसको सिस्टम को अगर हम लेकर के चलें तो कैसे धीरे धीरे औद्योगिकरण हमारे यहाँ बढ़ा, वो हम इस चैप्टर के अंदर कवर करने वाले हैं। तो आप पहले इसी वर्ड को यहाँ पे समझ लें कि भाई औद्योगिकरण वर्ड का मीनिंग क्या। देखो, जब भी कोई काम हाथों से आप कर रहे हो और आप उसमें हस्तशिल्प जिसको हम वर्ड यूज करते हैं उसको अगर हम ना करके हाथों से मशीनों के थ्रू करने लग जाएं, एक कारखाना एक फैक्ट्री का सेटअप हो जाए, मिल बन जाए जहां पे वो सारा काम जो है मशीनों को इंस्ट्रक्शन दे दे के करवाया जाए, तो इसे हम औद्योगिकरण या उद्योगों का विकास बोल सकते हैं। तो आप जो है इस सिस्टम में ये पढ़ने वाले हैं कि क्या होता था औद्योगिकरण से पहले, फिर औद्योगिकरण कब आया, कैसे ये आगे बढ़ा, वो सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास पहले हमको ये समझना होगा कि औद्योगिकरण क्रांति से पूर्व, यानी कि औद्योगिक जो उद्योग हैं वो पनपने से पहले क्या था, पहले क्या सिस्टम चला करता था। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन भी आ सकता है, क्या इसका मतलब सर ये है कि उद्योग पनपने से पहले उत्पादन ही नहीं होता था? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम ये कहें कि औद्योगिकरण या उत्पादन जो है सिर्फ उद्योग आने के बाद हुआ है तो बहुत गलत बात हो जाएगी, क्योंकि उत्पादन पहले भी होता था, लेकिन वो बहुत छोटे पैमाने पर लोग अपने ही एरिया के अंदर किया करते थे। और जिसको मैं एक अच्छा वर्ड यूज करके अगर आपको दूं तो जैसे हम कहते हैं ना गृह उद्योग, यानी कि छोटा छोटे पैमाने पर लोग अपने ही घरों के अंदर एक सेटअप बनाते थे और हाथों से ही और छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके और वो उत्पादन किया करते थे। तो ये जो सिस्टम था, तो अगर मैं एक वर्ड यूज करूं जिसको हम आगे थोड़ा सा भी डिटेल में पढ़ेंगे कि औद्योगिकरण से पहले क्या था, आदि औद्योगिकरण, प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, उसमें भी उत्पादन होता था लेकिन वो उत्पादन बटा हुआ था। जैसे आज एक फैक्ट्री के अंदर बड़े लेवल पे सारे काम एक जगह हो जाते हैं, वो वैसा नहीं था। तो आदि औद्योगिकरण का युग था औद्योगिकरण से पहले। तो यहां लाइन देखेंगे आप, तो देखो इतिहास में वो क्या कह रहा है कि इंग्लैंड में जो कारखाने उनकी शुरुआत होने से पहले क्या कर रहे थे, हम आदि औद्योगिकरण पर निर्भर थे। तो ये औद्योगिकरण आगे आएगा, मैं एक वर्ड में आपको समझा रहा हूं। आदि औद्योगिकरण ऐसा युग है जिसमें उत्पादन तो होगा लेकिन वो उत्पादन स्कैटर्ड होगा। स्कैटर्ड मतलब छोटे छोटे कामों में डिवाइड होगा, एक काम कहीं हो रहा है, एक काम कहीं हो रहा है, एक काम कहीं हो रहा है। तो वो बड़े लेवल पे नहीं कर पा रहे थे और अलग अलग जगह पर काम हो रहा था। ठीक है, तो ये सिचुएशन थी और काम होता था, तब भी होता था, लेकिन उद्योगों के आने की वजह से उसकी स्पीड, उसकी में तेजी आ गई। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि जो विश्व व्यापार का विस्तार कैसे हुआ, मतलब धीरे धीरे ये जो औद्योगिकरण है उसकी जरूरत क्यों बढ़ने लगी, क्योंकि व्यापार विस्तार हुआ। तो व्यापार विस्तार के पीछे क्या कारण थे, जैसे अभी हम पिछले चैप्टर की बात करें तो पहला कारण तो वहीं से समझ में आता है कि भूमंडलीकरण हुआ और नए नए देशों के अंदर आप पहुंचे तो आपको वहां पे व्यापार की जो है वहां नई नीड जो है महसूस हुई और व्यापार बढ़ा। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम उद्योगों के हिसाब से देखें तो कैसे विश्व व्यापार में चेंजेस आए, वो हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए, इसको समझने के लिए हमको एक वर्ड समझना पड़ेगा, गिल्ड, ट्रेड गिल्ड या व्यापार मंडल। देखो पहले क्या हो रहा था ना कि जो शहरी क्षेत्र थे, जो उस टाइम पे थोड़े बहुत जो शहर हुआ करते थे, तो हर व्यापारी ये चाहता था कि भाई वो शहर में जाके व्यापार करे क्योंकि वहां पे व्यापार ज्यादा चलता था। लेकिन वहां क्या हो गया था कि वहां पे गिल्ट बन गए थे, व्यापारियों के मंडल बन गए थे और उन्होंने शासकों से, वहां के एरिया के शासकों से क्या ले लिया था, एकाधिकार, एक विशेषाधिकार ले लिया था कि भाई
हमारे एरिया में जब हम काम कर रहे हैं तो कोई नया व्यापारी यहाँ आने, उनको एक डर था कि भाई हमारा जो बिजनेस चल रहा है, जैसे हम सेटअप करके बैठे हैं, कोई दूसरा आएगा और इस पे अपना आधिपत्य ना जमा ले, या फिर हमारे जो पैसा है जो हम कमाई कर रहे हैं वो शेयरिंग ना हो जाए। तो उन्होंने इस तरह के एक रोक लगा रखी थी कि हमारे एरिया में हम ही बिजनेस करेंगे, कोई नया नहीं आएगा। और कोई नया व्यापारी आ जाता था, पहुंच जाता था, उसको फटाफट वहां से भगा दिया जाता था। तो बेचारे जो नया व्यापारी है वो कैसे काम करे, क्योंकि गिल्ट बन गए हैं, और बड़े जो शहरी शिल्प वाले लोग थे उनका बड़ा जो है शक्ति हुआ करती थी उनके अंदर, ठीक है। तो जो अलग अलग गिल्ड जो है वो बनने लग गए। अब इन्होंने अपना पूरा व्यापार पे कर लिया नियंत्रण। तो आप इसके पीछे की स्टोरी को थोड़ा समझने की कोशिश करें, तो आप अपने आप को रख के देखें कि अगर आपको कहीं पे नहीं जाने दे रहे हैं, आप शहरी क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं, तो फिर आप क्या कहोगे, यार मुझे बिजनेस तो करना है, मुझे व्यापार तो करना है। तो एक काम करते हैं, ये जो बुनकर लोग और जो हस्तशिल्प वाले लोग हैं, या जो थोड़ा छोटा मोटा गृह उद्योग चला रहे हैं, वो कहाँ गाँव में है। तो एक काम करते हैं, अपन गाँव में चलते हैं और गाँव में उनसे कहते हैं कि आप हमें उत्पाद बना के दो, हम आपका उत्पाद आगे बेचेंगे, ठीक है। तो पहले ये लोग गाँव में पहुंचे और गांव वालों से बोला कि भाई आपकी अभी आय बढ़ेगी, आप सिर्फ काम होगा आपका, हमको बना करके देना, हम इसको आगे लेकर जाएंगे। तो क्योंकि ये शहरों में बेचना तो इनके लिए पॉसिबल था नहीं, तो इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे वो जो गांव से चीजें बन के आती थी उनको निर्यात करना शुरू कर दिया। तो इन्होंने अलग अलग देशों में देखा कि यार ये हमारे लिए एक जगह हो सकती है जहां पे हम अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो इस तरह से, क्योंकि गिल्ट के चक्कर में वो शहर नहीं जा पा रहे थे, तो उन्होंने कहा कहीं दूसरी जगह चलते हैं, और वो धीरे धीरे व्यापार फैलने लगा और पूरा जो हम पहले विश्व व्यापार का धीरे धीरे विस्तार होने लगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा व्यापार के अलग अलग देशों में फैलने का, ठीक है। चलिए, उसके बाद अब जो हम अभी बात करके आए थे, व्यावसायिक विनिमय आदि औद्योगिकरण। ये आदि औद्योगिकरण व्यवसाय को कैसे आगे इसने बढ़ाया, और आदि औद्योगिकरण में था क्या। तो वापस से वही वर्ड आपको मैं क्लियर कर देता हूं कि जब भी आदि औद्योगिकरण वर्ड आएगा तो आपके दिमाग में क्या शब्द आना चाहिए, कि वो व्यवस्था जिसके अंदर काम और उत्पादन तो हो रहा है, लेकिन सब लोग बटे हुए हैं, एक ही चीज पर 5 अलग अलग लोग अलग अलग एरिया में बैठ के काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब एक छोटा काम एक जगह पर हो गया, तो वो चीज फिर दूसरी जगह पर जाएगी, वहां पे लोग उस पर काम करेंगे, फिर तीसरी जगह जाएगी, चौथी जगह जाएगी, पांचवी जगह जाएगी, तब जा करके एक पूरा प्रोडक्ट तैयार होगा। आज की तरह नहीं है कि भैया एक ही जगह पे सारी चीजें सेटअप है और फटाफट इधर से रॉ मटेरियल डलता है और फिनिश गुड्स बनके तैयार हो जाता है, सारा काम एक ही जगह हो जाता है। तो आदि औद्योगिकरण में बटा हुआ था। अब ये कैसा एक एग्जांपल से हम इसको लेंगे, कैसे होता है, ठीक है। तो देखो, पहले इस चीज को समझें कि आदि औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला कैसे, क्योंकि देखो पहले किसान जो है, खेती और कृषि जो है सबसे बड़ा हमारा काम हुआ करता था। तो कृषि के अलावा क्या होता है, देखो आपको भी पता है कि किसान जो है उसकी आय क्या होती है, रेगुलर नहीं होती। अब 2 बार जब फसल आएगी तब उसे आय मिलेगी, तो उसके बीच में वो बेकार बैठा रहता है, बेरोजगार रहता है। तो उनको ये फील हुआ किसानों को कि अगर हम अपने ही घर में छोटे छोटे से एक काम और गृह उद्योग खोल लेंगे तो हमें एक्स्ट्रा इनकम जो हमारी अतिरिक्त आय है वो बन जाएगी, और इसमें जो है मेरे सारे घर के लोग जो हैं वो सपोर्ट कर लेंगे और हम मिलकर के हमारी आय बढ़ाएंगे। तो धीरे धीरे इस बात को लेकर के अलग अलग लेवल पे लोगों के गृह उद्योग जो है शुरुआत हो गई। अब जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि उस टाइम पर मैंने, अगर हम बात करें तो जब शुरुआत हुई थी ना औद्योगिकरण की, तो ये अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए बोल रहा हूँ। सबसे पहले जो बड़े उद्योग जो दुनिया में खुले वो थे सूती या कपड़ों के उद्योग। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे देखो ऐसा थोड़ी है कि आज जितनी डिमांड से हम लोगों की उतनी हो करती थी। लोगों की डिमांड सबसे पहली थी भाई कपड़ा मिल जाए, तो सबसे पहला विकास भी क्या है, सूती उद्योगों का, कपड़ा उद्योगों का हुआ। तो उस टाइम पर, क्योंकि भारत भी अगर हम लें तो कपड़े के उद्योग में बहुत अपना नाम रखता था, तो इस तरह से क्या है, पहले आदि औद्योगिकरण में उन कपड़ों का काम कैसे, उस सूत पे वो कैसे काम करते थे, तो वो देखिए। अब ये क्या हो गया, जैसे कुछ लोग क्या बन गए, स्टेपलर बन गए, ठीक है। तो स्टेपलर कौन होगा भैया, जो धागों को अलग अलग छटनी करेगा, ठीक है। मतलब जो रेशा है उसको अलग अलग करके निकालेगा, कौन सा रेशा किसमें जाना है, तो उसका एक काम था, ये फिक्स काम करके वो आगे भिजवा देगा। अब मान लीजिए स्टेपलर ने वो छाटना वगैरह जो भी था वो कर लिया, ठीक है। फिर उन्होंने ये किसको भेज दिया, स्पिनरों को। स्पिनर क्या करेगा, उन रेशों को स्पिन करके उससे धागा बनाएगा, जिसको कपड़े में काम लिया जाएगा, ठीक है। तो अब स्पिनर का काम चालू हो गया। तो काम हो रहे हैं बट अलग अलग जगह पर। फिर बताइए वो स्पिनर से जब उसका काम हो जाएगा तो वो जाएगा बुनकरों के पास।
तो यानी कि जो स्पिनर का धागा है वो बुनकर उसको बुनेगा, यानी कि उस पे काम करके उसको एक फाइनल कपड़े में कन्वर्ट करेगा। फिर वो जाएगा फुलर्स के पास। फुलर्स जो होते थे वो कपड़े को समेटने का काम करते थे, मतलब इधर तो कपड़ा बनता जा रहा है, बुनकर तो बना बना के देते जा रहे हैं, उनको एक बढ़िया तरीके से समेटना, उनको पैकेट करना, ये काम वो करते थे। और वो इसको आगे भेज देते थे रंग साजों के पास, जिनको रंगरेज भी हम नाम में बालते हैं, जो कि उस पर कलर करने का काम करते थे। फिर ये सारा प्रोसेस होने के बाद ये कपड़ा जो है फिनिशिंग के लिए चला जाता था, और फिनिशिंग का एक बहुत बड़ा मार्केट ब्रिटेन में यानी कि इंग्लैंड के अंदर बन गया था, और वो फेमस हो गए थे कि वहां पे कपड़ों की फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है। तो आप आदि औद्योगिकरण को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि एक स्टेपलर है, फिर वो स्पिनर को दे रहा है, फिर वो बुनकर को दे रहा है, फिर वो फुलर्स को दे रहा है, फिर रंग साजों के पास जा रहा है, फिर फिनिशिंग होने जा रहा है। काम एक ही चीज पर हो रहा है, पर 6 स्टेप होने के बाद वो प्रोडक्ट जो है वो फाइनल रिजल्ट में निकल के आ रहा है। तो काम हुआ, कपड़ा बना, लेकिन एक स्टेप या एक प्रोसेस है, एक मशीन में नहीं, अलग अलग स्टेप में दिस प्रोसेस जो ये हुई वो आदि औद्योगिकरण के नाम से जानी जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हमारे पास क्या सिस्टम आता है। अब भाई समय आगे बढ़ता गया, जो ये आदि औद्योगिकरण है वो धीरे धीरे जो इतना अलग अलग काम होते हैं, इसमें आपको पता है जब व्यक्ति के सामने समस्याएं आती हैं तो वो उसका समाधान ढूंढता है। काम तो शुरू हो गया, बट ये अलग अलग जगह पर काम करने में बड़ी दिक्कतें आ रही थी, और छोटे छोटे लेवल पे काम हो पा रहे थे। आप अपने घर से अगर आप कपड़ा बना के दे भी रहे हो तो कितना दे दोगे आप? 50, अगर आप टी शर्ट या शर्ट भी बना रहे हो तो 50 बना लोगे, 100 बना लोगे, 200 बना लोगे। लेकिन अब डिमांड बढ़ती जा रही है, 1000 चीजों की, 2000 की, 5000 की डिमांड आ रही है, तो वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो उसी समस्या के समाधान के रूप में ये कारखानों का उदय हुआ। ठीक है, अब कारखानों का उदय होने का यहाँ पे मतलब क्या है कि अब ये नीड होने लगी कि बड़े लेवल पे उत्पादन किया जाए, एक जगह पर उत्पादन किया जाए। तो इसके लिए अब कारखानों का धीरे धीरे उदय आया, और आदि औद्योगिकरण युग से हम औद्योगिकरण के युग में आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग जो है चीजों का आविष्कार हुआ, या कुछ नई नई मशीनें जो है मार्केट में आई, और उनकी वजह से ये पता लग गया कि जो काम हथकरघा उद्योग के अंदर या बुनकर जो है वो 5 या 10 घंटे में कर रहे हैं, वो ये मशीनें काम 1 घंटे में, आधे घंटे में कर देंगी, और उत्पादन का लेवल बढ़ जाएगा। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि ऐसी ऐसी मशीनें जिनमें कार्डिंग, ऐंठना, लपेटना, मतलब ये जो काम हाथों से, जो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि सूत काट रहे हैं, फिर उसको स्पिन कर रहे हैं, फिर उसका जो है टाइटनेस उसके अंदर ला रहे हैं, कपड़े का बुन रहे हैं, ये सारा काम अब जो है मशीनों से होने लग गया। तो इस तरह धीरे धीरे कारखानों का विकास हुआ, तो हम आदि औद्योगिकरण युग से औद्योगिकरण के युग की तरफ बढ़ गए। ठीक है, चलिए अब कारखानों के बाद मिल्स का उदय हुआ। अब आप इस पे थोड़ा फोकस करें कि कारखाने और मिल्स में क्या डिफरेंट है। तो जो मिल होती है उसके अंदर क्या होता है कि आप सारा वर्किंग जो एक प्रोडक्ट के ऊपर होगा वो एक ही जगह पर हो जाएगा, उसको कहीं भी अलग जगह पर जाने की जरूरत नहीं है। जो अभी हमने एग्जांपल लिया, अगर हम उसको लें तो पहले क्या हो रहा था, जो स्टेपलर हैं उनके पास जा रहा था, फिर वहां से वो जो है स्पिनर के पास जा रहा था, फिर वो बुनकर के पास जा रहा था, फिर वो फुलर के पास जा रहा था। तो अलग अलग ये जितनी भी एक्टिविटी है, अगर वो सारी एक्टिविटी एक जगह पर हो जाए, और एक यहां से तो हमारा स्टेप चला जिसमें हमारा रेशा चला, और फाइनली वो कपड़े में कन्वर्ट होकर यही मिल में मिल गया। तो ये मिल्स का सिस्टम हुआ करता था। तो अब आपको कहीं भी अलग जगह पर जाने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह पर आपका सारा काम हो जाएगा। तो ये सिस्टम मिल लेके आई, तो मिल की भी जरूरत पड़ने लगी, क्योंकि अगर उत्पादन बढ़ाना है तो सारे काम एक जगह पे करना जरूरी है। तो धीरे धीरे मिल जो है, मिल्स का जो है उदय होने लगा दुनिया के अंदर, और इस तरह से औद्योगिकरण थोड़ा और आगे बढ़ा। ठीक है, तो अब ये जो मैंने वर्ड लिया, सारी प्रक्रियाएं कैसे हो जाएंगी, एक ही छत के नीचे, एक ही के प्रबंधन में हो जाएंगी। अब आप कह सकते हैं कि अभी हम आगे पढ़ेंगे भी सही, और अगर हम ये माने कि ये जो उद्योगों या कारखानों, मिल्स की जो शुरुआत है उसका श्रेय किसको जाता है, या वो कहां से हुई थी, तो हम कह सकते हैं ये इंग्लैंड से हुई थी। और इंग्लैंड में सबसे पहले जो बिजनेस पनपे वो भी वो सूती कपड़ों के और इन्हीं के थे, क्योंकि कपड़ों का ही सबसे ज्यादा बिजनेस टाइम पे हुआ करता था। तो आप देख रहे हैं कि एक चरणबद्ध तरीके से अगर हम आगे बढ़े तो ये कह रहा है कि आपको 1840 के आसपास अगर हम देखें तो कपास का जो औद्योगिकरण है, जो सूत का, कॉटन का कपड़ा है, उसका बहुत तेजी से बढ़ा। उसके बाद धीरे धीरे ये जो मिल्स हैं वो सिर्फ कपड़े में नहीं रही, ये लोहे में, इस्पात के उद्योग में भी धीरे धीरे बढ़ने लगे, और परंपरागत जो चीजें थी वो खत्म होकर मिल्स की तरफ हम बढ़ने चले गए। तो अब यहाँ से एक पता लगता है कि पहले आदि औद्योगिकरण आया, फिर कारखाने सेटअप होना स्टार्ट हुए,
फिर मिल्स आना स्टार्ट हुई। इस तरह से हम औद्योगिकरण के युग की तरफ और आगे बढ़ गए। अब इस प्रोसेस में ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर जो बुनकर थे, जो हस्तशिल्प थे, जो अपने कारीगरी से काम करते थे, फिर उनका क्या हुआ? क्या ये मिल्स के आने से, क्या इन कारखानों के आने से उनका काम, उनका जो बिजनेस है वो बिल्कुल बंद हो गया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। इसको आप एक एग्जांपल से समझें। देखिए, आज भी मैं कहता हूं, आप हर चीज के, आप हम इस मॉडर्न टाइम पे देखें तो मैं उस टाइम की अगर कारखानों की बात करूं तो आज आप देखो तो आज तो हर चीज पॉसिबल है कारखाने में। एक एक चीज बहुत अच्छे से बनाई जा सकती है। लेकिन फिर भी हम क्या ये बात मानते हैं कि आज भी जो कारीगर, हस्तशिल्प अपने छोटे छोटे कारीगरी वाले जो तरीकों से हाथ से जो चीजें बनाते हैं, उनका भी मार्केट है। आज भी लोग पसंद करते हैं हाथों से बनी हुई चीज। हस्तशिल्प के जो है, जैसे मान लीजिए आप संगमरमर की मूर्तियां हैं, लकड़ी पे कोई लोग काम कर रहे हैं, कोई लोग कपड़ों पे काम कर रहे हैं, तो ये मूर्तियों पे काम हो रहे हैं। इन सब पे आज भी जब हस्तशिल्प का अपना एक मार्केट है, तो उस समय भी ऐसा ही था। उस समय तो हस्तशिल्प बहुत ज्यादा था। आज तो धीरे धीरे करते करते बहुत कम रह गया है, कुछ गांवों तक सिमट के रह गया है। लेकिन उस टाइम पे कारखाने या मिल के आ जाने की वजह से ऐसा नहीं हुआ कि भैया हस्तशिल्प वालों का सारा काम ही खत्म हो गया। उनकी तब भी अपनी एक पहुंच, अपनी एक उनका जो सिस्टम है वो चल रहा था। मतलब इधर तो कारखाने डेवलप हो रहे थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हस्तशिल्प वालों को कोई नुकसान हो रहा था। वो भी अपना काम कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि आप एक बात समझ के चलें, जो हस्तशिल्प की जो डिजाइन होती हैं वो हाथों से जो डिजाइन बनाई जा सकती है, क्योंकि हर कपड़े पे आप अलग डिजाइन बना सकते हो। ये काम मिल में और कारखानों में नहीं हो सकता। वहां तो जो एक बार सेटअप हो गया वो वैसे ही डिजाइन बना के देगा। तो इसलिए जिनको डिजाइन अलग अलग चाहिए थे वो हस्तशिल्प के पास जा रहे थे। और ऊपर से इन हस्तशिल्प की जो चीजें थी उनकी क्वालिटी बड़ी अच्छी होने के कारण इनका स्टेटस सिंबल जो था, स्टेटस लेवल, वो भी बड़ा अच्छा था। तो जो कुलीन वर्ग के लोग थे, जो उच्च वर्ग के लोग थे, वो इनको पहनना पसंद करते थे। ठीक है, तो उन लोगों में इनकी डिमांड बनी रही। और महारानी विक्टोरिया के टाइम पर भी जो है इंग्लैंड में काफी हस्तशिल्प की जो है डिमांड रहा करती थी। तो ये चीज देखिए कि मशीनों के आने के बजाय भी तो ब्रिटेन में भी हस्तशिल्प के उत्पादों की पहचान और महत्ता रही। और जो मैं कह रहा हूं, कुलीन जो वर्ग यानी कि बड़े लोग थे, जो पूंजीपति वर्ग थे, वो इसको सम्मान की तरह से देखते थे और वो इसको पहनना पसंद करते थे। तो उस समय हाँ, औद्योगिकरण बढ़ रहा था, हम आगे चल रहे थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि हस्तशिल्प उद्योग बंद हो गए। ठीक है, अब उस समय आप समझ रहे हैं कि धीरे धीरे जब उद्योग बढ़ रहे थे, औद्योगिकरण आ रहा था, तो उद्योगों में भैया सबसे पहली मशीनें तो आ जाएंगी, लेकिन मशीनों को भी चलाने के लिए, उस वहां पे भी काम करने के लिए क्या चाहिए? श्रमिक। तो श्रमिकों का एक वर्ग धीरे धीरे डेवलप होने लगा। जो लोग बेरोजगार थे, गरीब थे, उनको एक नई दिशा मिली कि भाई चलो ठीक है, हमें ये काम जो है हम वहां मिलों में या कारखानों में जाकर भी काम कर सकते हैं। लेकिन उनकी अवस्था कैसी थी उस टाइम पे श्रमिकों की, वो हम देख रहे हैं। तो श्रमिकों का जीवन कोई बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि देखो बेरोजगारी बहुत थी। तो श्रमिक बनने के लिए बहुत सारे लोग हुआ करते थे। ठीक है, मतलब आप 10 श्रमिक मांगोगे आपको 100 मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसी कंडीशन में जब इतना ज्यादा सिस्टम बना हुआ था तो बहुत श्रमिकों को काम मिलना ही बहुत मुश्किल था। ऐसा नहीं है कि आप बस मिल में पहुंच गए और लोग तैयार खड़े हैं आपको काम पे लेने के लिए। काम मिलना मुश्किल था। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है। और चलिए, काम मिल भी गया तो भी नौकरी की कोई गारंटी नहीं। मौसम के हिसाब से काम करवाएंगे, यानी कि अभी हमारा काम चल रहा है, हमारा चीजों का मौसम आया हुआ है, यानी कि ये चीज बिक रही है, तो हम आपसे बनवा लेंगे, और जैसे ही बन जाएगी उसके बाद आप जाओ, दोबारा जरूरत पड़ेगी बुला लेंगे। तो इस तरह से श्रमिक जो है वो एक तरीके के असहाय माहौल में हो गए कि ना तो उनको पूरे टाइम पे आय हो रही है और ना ही वो उनको जो है मौसम के हिसाब से मतलब काम मिल रहा है। दूसरा, उनको पेमेंट भी दिन के हिसाब से मिलता था कि भैया जितने दिन काम करोगे उतना पैसा ले जाओ, जिस दिन का मतलब आपका काम बंद हो जाएगा, जितने दिनों तक आप नहीं आओगे, जितनी छुट्टियां करोगे, उसका कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो इस तरह से बड़ी दयनीय अवस्था में वो जीवन जी रहे थे और बिल्कुल झुग्गी झोपड़ी में रहने के लिए वो उनके ऊपर मतलब एक प्रेशर सा बन गया था कि वो एक ऐसा ही दयनीय जीवन जिए। तो ये श्रमिकों का हाल उस टाइम औद्योगिकरण के टाइम पे हुआ। अब भैया एक और चीज जो उस समय पर डेवलप हो रही थी, आप अपने आप को भी रखकर देखें कि जैसे जैसे उद्योगों का विकास हो रहा था, तकनीकें आ रही थी, नई नई मशीनें आ रही थी, तो इंसान जो रोजगार पाने वाले लोग हैं, जो श्रमिक वर्ग है या जो काम करने वाले लोग हैं, उनके अंदर एक भय की भावना आना शुरू हो गई। किस बात का भय? कि भाई अगर ये मशीनें आ गई और सारा ही काम मशीनों से होने लग गया तो हमें कौन पूछेगा।
हमारी तो सारी नौकरियां चली जाएंगी, हमारे सारे काम धंधे बंद हो जाएंगे। तो वो इसके बड़े विरोध में थे। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे आपको पता है कि जब कंप्यूटर नए नए आए थे तब लोगों ने कहा अरे भैया कंप्यूटर आ गए, कंप्यूटर आ गए तो हमारा काम कौन लेगा, हमारे तो बिल्कुल बेरोजगार हो जाएंगे। आज अगर हम बिल्कुल इस मॉडर्न टाइम पर देखें तो अभी एआई की टेक्नोलॉजी, चैट जीपीटी, ये नए ऑप्शन आने लग गए हैं जो सारा काम जो है उनके थ्रू हो सकता है। तो अभी भी लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि यार अगर ये सब चीजें आ गई तो जरूरत ही किसी को पड़ेगी लोगों की। तो वही भय उनमें भी था। तो उस समय पर भी यह भय हुआ कि औद्योगिकरण के कारण रोजगार चला जाएगा। और इसको अगर एक एग्जांपल से हम देखें तो धीरे धीरे जो वस्त्र उद्योग था उसमें नई नई मशीनों का आविष्कार हो रहा था। और उस टाइम पे एक मशीन जो थी स्पिनिंग जेनी नाम से एक मशीन आई जो ऊन उद्योग के अंदर काम आती है, उसका जो है आना शुरू हो गई, मतलब वो फैक्ट्री और कारखानों में लगना शुरू हो गई। तो भैया इसको देख करके, क्योंकि ये ऊन के जो कटाई और बुनाई का काम था वो ज्यादातर महिलाएं करती थी, तो महिलाओं ने इसका बड़ा जबरदस्त विरोध किया। उन्होंने कहा नहीं नहीं जी, हम इस मशीनों को नहीं आने देंगे। तो वहां पे उनको अपने रोजगार पे इसका भय लगा और कहीं कहीं तो इतना ज्यादा हो गया कि हिंसक रूप भी हो गया और महिलाओं ने कंपनियों में आई हुई जो मशीनें उनको समाप्त, उनको बेकार कर दिया, तोड़ दिया। तो ये एक सिस्टम उस टाइम पे देखने को मिला। लेकिन एक पहलू अगर खराब होता है, ठीक है भाई मशीन आएगी तो रोजगार जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं नए रोजगार का सृजन भी वो लेकर के आती हैं। और यही चीज देखने को मिली कि जहां स्पिनिंग जेनी मशीन का विरोध हुआ, लेकिन क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई तकनीक और जो उद्योग है उनका विकास हो रहा था, तो इन सबकी जरूरतों को पूरा करने के लिए साथ के साथ में रेलवे स्टेशनों का विकास हो रहा था, सड़कें बन रही थी, सुरंगें बनाई जा रही थी, ठीक है, जल निकासी की व्यवस्था की जा रही थी। तो बड़े इस सारे कामों में बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार की आवश्यकता हुई, ठीक है, और इसके चक्कर में बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं कि जो मजदूर थे वो जहां सोच रहे थे कि हमारा रोजगार जाएगा, उन्हें रोजगार बढ़ा। और कैसे बढ़ा आप देख सकते हैं, 1840 के दशक में जो मजदूर थे वो दुगने हो गए और अगले 30 साल में यानी कि 1870 तक आते आते वो फिर जितने 1840 में थे उससे दुगने हो गए। इसका मतलब धीरे 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 आपके जो श्रमिक वर्ग था उनका बढ़ावा बढ़ता जा रहा था, मतलब औद्योगिकरण के साथ। तो औद्योगिकरण और रोजगार का ये एक साथ साथ जो टकरार है वो चली। फिर उसके बाद देखिए अब आते हैं एक और बड़ी इंपॉर्टेंट, अब भारत पे आ जाते हैं कि भाई अब हम समझते हैं, ये तो अभी हम औद्योगिकरण की एक बेसिक बात करके आए, लेकिन हमें ये समझना जरूर होगा, आपके दिमाग में भी एक क्वेश्चन होगा कि भाई भारत पे क्या प्रभाव, औद्योगिकरण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो भारत जो है वो पहले बात समझ लें कि अंग्रेजों के आने से पहले या इन्होंने आके हमारे बिजनेस को जिस तरह तबाह किया, उससे पहले आप भी ये सुनते हैं कि हम सोने की चिड़िया हुआ करते थे। पूरे दुनिया के अंदर जो व्यापार का केंद्र जो था वो भारत हुआ करता था, विश्व गुरु थे हम। और सबसे ज्यादा फेमस हमारे यहाँ का सूती कपड़ा हुआ करता था जो पूरी दुनिया में जाया करता था, यूरोप से लेकर के एशिया में और अलग अलग अमेरिका तक हमारे कपड़े पहने जाया करते थे, ठीक है। तो हम बहुत समृद्ध थे उस टाइम पर। अलग अलग हमारे पास जो है हुबली में और ये अलग अलग हमारे पास बंदरगाह थे, वहां से हमारा बिजनेस होता था। उसके अलावा जो है आप पंजाब से आर्मेनिया, अफगानिस्तान, यहां तक हमारे जो है कपड़े जाया करते थे। तो ये जो एक अच्छा सिस्टम हमारा था, लेकिन जैसे ही अंग्रेज आए अब उनकी तो नजर थी, क्योंकि आपको पता है कि, और मैं कहता हूं कहीं ना कहीं ये भारत का जो अच्छा उद्योग है वही ब्रिटिश लोगों को, अंग्रेजों को इंडिया में खींच के लाया और वही हमारा पूरा पतन का कारण बना। क्योंकि वहां पे ये कहा जाता है कि इंग्लैंड में लोग जो है भारतीय कपड़े पहना करते थे, महारानी विक्टोरिया तक भारतीय कपड़े पहना करती थी। और ये लोग कहते हैं कि अगर भारतीय लोग कपड़े ना देते तो इंग्लैंड के लोग नंगे घूमा करते। तो ये जो सिस्टम था, तो इंग्लैंड ने देखा कि यार ये तो बहुत ही समृद्ध देश है, इसीलिए वो यहाँ आए और उन्होंने सबसे पहला प्रहार भी हमारे कपड़ा उद्योग पर ही किया, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें तो किस तरह से इंडिया के इस गौरवशाली इतिहास का उन्होंने पतन किया और हमारे कपड़े उद्योग को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया अंग्रेजों ने आने के बाद। तो कैसे हुआ देखिए, सबसे पहले हम देखें तो धीरे धीरे जो औद्योगिकरण बढ़ रहा था, तो 1750 के आसपास जो यूरोप की कंपनियां थी वो भारत में आने लगी, ठीक है। तो यूरोप की कंपनियों का आगमन भारतीय व्यापार में हुआ और क्योंकि धीरे धीरे सत्ता उनके हाथ में आई गई थी, तो उन्होंने क्या करा, व्यापार पे अपना नियंत्रण करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब नियंत्रण करने से क्या हुआ कि अगर हम यहाँ पे देखें तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया, बड़े ही प्लानिंग के तरीके के साथ उन्होंने हमारे पूरे बिजनेस को बर्बाद किया।
तो हमारे पास जो हमारे पुराने बंदरगाह थे जहां से हम पूरी दुनिया में व्यापार किया करते थे, जैसे कि सूरत का हमारे पास बंदरगाह था, हुबली था, ये बड़े फेमस बंदरगाह थे इंडिया के, जहां से हम ये कपड़े का आयात निर्यात किया करते थे। तो सबसे पहले तो इन्होंने उन बंदरगाहों को बंद किया, मतलब उनको रोक दिया वहां से काम करने पर, और अपने लिए खुद के हिसाब से नए बंदरगाह डेवलप किए। कहां पर? एक तो हमारे यहाँ पे कलकत्ता और एक बम्बई और कलकत्ता के अंदर, ठीक है। तो धीरे धीरे अब क्या होने लगा, सारा का सारा जो बिजनेस है और पूरा इंडिया जो है वो कंट्रोल में आने लगा, ब्रिटिश एम्पावर के, अंग्रेजों के कंट्रोल में आने लगा। और वो जैसे चाह रहे थे अपने हिसाब से इस काम को आगे बढ़ाते हुए धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से इसको खत्म कर रहे थे, और एक उपनिवेशिक शक्ति जो है वो डेवलप हो रही थी और हमारा उद्योग बर्बाद हो रहा था, ठीक है। तो 1750 के आसपास से हमारा जो उद्योग है वो बर्बाद करना इन्होंने प्लानिंग के साथ शुरू कर दिया था। अब इस समय पर बुनकरों की कैसी स्थिति कर दी? देखिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने जैसे ही थोड़ा बहुत मतलब अपने प्लानिंग के थ्रू सत्ता पे जो उसने अपना आधिपत्य था वो जमाया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने देखा कि भाई ये जो पूरा बिजनेस है इसके मेन में कौन है? देखो, एक तो व्यापारी है, एक बुनकर है। तो बुनकर व्यापारी को माल देता है और व्यापारी उसको आगे जाकर के बेचते हैं। तो क्यों ना ये पहले तो ये व्यापारी वर्ग खत्म किया जाए, ताकि ये जो बुनकर है इनको तो पता ही नहीं है कि कहाँ कहाँ इनकी चीजें जा रही है। तो व्यापारी वर्ग ही नहीं रहेगा तो बुनकर बड़ा निर्दयी, बड़ा मतलब एक असहाय टाइप का, निरीह टाइप का बंदा वो बन के रह जाएगा। तो उन्होंने चरणबद्ध तरीके से पहले तो उस जो श्रेणी थी व्यापारियों की उनको खत्म करना शुरू किया। अब प्रॉब्लम क्या हो गई कि बुनकर को तो अपना कपड़ा बेचना है, ठीक है, अपना माल बेचना है। तो उसके लिए अब उनका जो तरीका था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उन्होंने उन बुनकरों को कहा कि जी आप माल बना करके हमको दो, ठीक है। तो धीरे धीरे व्यापारी हटे और ये बीच में आ गए, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि बुनकर जो है वो उनका काम खराब होने लगा, क्योंकि वो इतना काम नहीं कर पा रहे थे। तो धीरे धीरे वो गांव छोड़कर भी जाने लगे। और इस जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रोसेस था जिसके अंदर वो अपने हाथ में सारा काम जो है बुनकरों का लेना चाह रही थी, बुनकरों ने इसका विरोध भी किया, विद्रोह भी किया, लेकिन धीरे धीरे उस विद्रोह को भी दबाया गया, ठीक है। और एक बहुत बढ़िया प्लानिंग जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने वो लाई, और उसकी वजह से उन्होंने पूरा कंट्रोल अपने हाथ में कर लिया। देखो, बुनकर हैं, इन लोगों को काम करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ी तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा जी हम आपको पैसे देंगे, लोन देंगे आपको, लेकिन इस लोन देने के बदले में एक शर्त रहेगी कि जो भी आप माल बनाओगे वो सारा माल आप हमको दोगे, किसी और को नहीं बेचोगे। तो इस तरह से बुनकरों पे पूरा कंट्रोल धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि अब इंडिया में कैसे जो ये ब्रिटिश और अंग्रेज आए उन्होंने कैसे सबसे पहले सूती उद्योग के ऊपर अपना कंट्रोल करना शुरू कर दिया, ठीक है। उसके बाद और तगड़ा काम किया इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, गुमश्ता जो है उनको अपॉइंट कर दिया। अब ये गुमश्ता कौन थे? जो गुमश्ता थे वो ऐसे इंसान, ऐसे पर्सन हुआ करते थे जिनको एक एरिया के बुनकरों को कंट्रोल करने की पावर दे दी जाती थी। मतलब वो उस एरिया में जो है बुनकर जो लोग हैं वो कैसी क्वालिटी का काम कर रहे हैं, काम समय पर कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है, उनके जो निगरानी है कि वो काम प्रॉपर करें, अपना काम में कोई मतलब कमी ना छूटे उनके, ये सब देखने की पावर जो है गुमश्ता को मिल गई, ठीक है। तो ये जो गुमश्ता होते थे वो बड़े ही मतलब एक तरीके से घमंड वाले लोग हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि इनको ये फील था होने का हम तो भैया अंग्रेजों के थ्रू अपॉइंटेड है, हम जैसे कहेंगे वैसे तुमको काम करना पड़ेगा। तो बुनकर पहले ही इतने परेशान थे कि उनका जो पूरा का पूरा उनको कंट्रोल कर लिया और उनके ऊपर एक गुमश्ता और बिठा दिया, तो वो और ज्यादा परेशानी में बुनकर लोग आ गए, ठीक है। तो इस तरह से एक गुमश्ता का जो प्रोसेस है वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू कर दिया। तो आप देख रहे हैं धीरे 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 ये 1750 के बाद किस तरह से धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले अपने हाथ में कंट्रोल लिया, फिर बुनकरों को अपना किया, फिर उनके ऊपर गुमश्ता बिठा दिया। अब और आगे बढ़े तो अब हम 19वीं सदी में आए तो यहां से अब तेजी से आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह धीरे धीरे भाई भारतीय कपड़ा उद्योग जो है वो डाउन जा रहा है, लेकिन उसको पूर्ण रूप से समाप्त करने का काम इन अंग्रेजों ने 19वीं शताब्दी के अंदर कर दिया। अब ये कैसे किया इन्होंने, आप इसका थोड़ा सा अगर हम एक डेटा देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि कितने चरणबद्ध तरीके से इन लोगों ने हमारा पूरा का पूरा कपड़ा उद्योग बर्बाद किया। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि एक डेटा अगर हम लें तो 1811-12 के आसपास जो हमारे यहाँ से सूती कपड़े का निर्यात होता था, सूती जो माल था वो हमारे से जाता था, वो था उसका पूरा निर्यात में 33% हिस्सा था।
ठीक है, सूती के माल का निर्यात 33% हुआ करता था, यानी कि बहुत अच्छा निर्यात हम अपने यहां से किया करते थे। लेकिन इन अंग्रेजों की दमनकारी नीति के चक्कर में धीरे धीरे 1850 आते आते ये पूरा निर्यात जो है सिर्फ 3% रह गया। आप देखिए कितने, सिर्फ 40 साल के टाइम पीरियड के अंदर इन्होंने हमारा 33% का निर्यात जो है वो 3% पे लाके रख दिया। तो पहले तो हमारा पूरा निर्यात का बिजनेस बर्बाद कर दिया इन्होंने। उसके बाद डबल अटैक, सिर्फ निर्यात नहीं खत्म किया, अब इन्होंने क्या किया, आप एग्जांपल लेंगे तो यूरोपीय जो कंट्रियां थी, ब्रिटिशर्स थे, उनके यहाँ तो उद्योग पनप रहे थे वहां पे, क्योंकि उद्योगों की शुरुआत ही वहीं से हुई थी। तो वहां के जो उद्योग थे अब वो यहाँ आने लगे। मतलब अब जो मैनचेस्टर था, ब्रिटिशर एरिया, मैनचेस्टर का एक हब था कपड़े उद्योग में, तो मैनचेस्टर का काफी नाम हुआ करता था उस टाइम पे। तो इन्होंने क्या करा वहां पर, अब जैसे कि मान लीजिए ये निर्यात में एक बहुत बड़ा जो रीजन रहा वो रहा कि इन्होंने हमारे यहाँ से जाने वाले कपड़े पर तो बहुत कर लगा दिए तो बड़ा महंगा हो गया। तो वो जो मैनचेस्टर का जो कपड़ा था वो सस्ता पड़ता था, तो लोग वहीं का कपड़ा खरीदने लग गए, यहाँ का कपड़ा बंद हो गया। लेकिन अब सिर्फ वहां नहीं, ये धीरे धीरे जितने भी यूरोपीय कंपनियां हैं और ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया है, और इंडिया में इन्होंने अपने फैक्ट्री में बना हुआ सस्ता कपड़ा बेचना शुरू किया। तो धीरे धीरे उल्टी गंगा बहने लगी। मतलब जहां हम निर्यात कर रहे थे अब हम आयातक बन गए। बाहर की कंपनियां जो है वो यहां आकर अब कपड़े बेच रही है, और कितना बड़ा पोर्शन, यानी कि जो शुरुआत में ये आयात कपड़े का बहुत ही नगण्य था। और क्यों करें हम आयात, क्योंकि हमारे पास हमारा कपड़ा बनाने की अपनी तकनीक है और हम कपड़े में खुद समृद्ध हैं, तो हम किसी का क्यों लेंगे। लेकिन इन्होंने धीरे धीरे जो है 1870 आते आते देखिए आप, इंग्लैंड से कपास का आयात का मूल्य 50% से अधिक हो गया। मतलब जितना हम आयात करते हैं उसमें 50% हिस्सा इनका होने लगा। तो आप देख रहे हैं कितना बड़ा चेंज, निर्यात पूरा बंद, आयात चालू। इस तरह से इन्होंने चरणबद्ध तरीके से, मैनचेस्टर जो वर्ड है मैं जो अभी इसमें हमारे पास आया, उसको अगर हम पूरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो वो एक तरीके से एक तरीका था इंडिया के कपड़ा उद्योग को बर्बाद करने का। ठीक है, चलिए अब देखिए ये बात तो समझ में आने लग गई थी कि जो है धीरे धीरे जो बुनकर हैं, ये हाथ से काम करने का जो तरीका है वो धीरे धीरे खत्म होने लग गया। क्यों होने लग गया, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके कपड़े बड़े आसानी से और कम रेट पे मिल जाया करते थे, तो अब बुनकरों के कपड़े खरीदना जो है कम होने लगा। तो एक नीड फील होने लगी कि भैया मार्केट में जो है अगर कारखाने नहीं खुलेंगे या अगर हम औद्योगिकरण में नहीं आएंगे तो हमारे यहाँ के बुनकर तो जो है बिल्कुल खत्म हो जाएंगे और बाकी सारी कंपनियों का साम्राज्य आधिपत्य यहाँ पे हो जाएगा। तो हमारे कुछ भारतीय उद्यमियों ने दम दिखाया और पहले उन्होंने जो है कारखानों की स्थापना खुद भी करना शुरू किया। ठीक है, और सबसे पहले देखें हम बहुत पुराने लेवल पे जाएं तो कपास की जो मिल है 1854 में बंबई में स्थापित हुई। उसके बाद 1855 में जो है जूट का भी जो जूट से हम बोरी वगैरह बनाते हैं, उस जूट का काम भी जो है 1855 में बंगाल में शुरू हो गया। उसके बाद मद्रास में भी जो है कताई बुनाई की मिल चालू हो गई, और इन सब में बहुत बड़ा रोल हमारे भारतीय उद्यमों का रहा। तो इस तरह से देखो, अगर हम कहें तो लड़ाई हम भी लड़ रहे थे, हम भी कोशिश कर रहे थे कि किसी ना किसी तरह से हम भी आगे बढ़े और हमारे भारतीय उद्यमी जो है वो भी अपनी पहचान आगे बढ़ाएं, वो भी कारखाने खोलें। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि नीतियां इतनी खराब थी अंग्रेजों की कि वो बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये उद्यम जो धीरे धीरे कारखाने खुलने लगे, इसमें कौन प्रारंभिक उद्यमी थे जिन्होंने इतनी दम दिखाया उस अंग्रेजी शासन के अंदर भी और अपने आप को स्थापित किया। उनमें बड़े बड़े अगर हम कुछ नाम लें तो प्रसिद्ध उद्योगपति में दिनशा पेटेट, जमशेदजी टाटा, शिवनारायण बिरला जी, सेठ हुकुमचंद जी, ये बड़े नाम हुआ करते थे, और द्वारका नाथ जी टैगोर, ये बड़े नाम हुआ करते थे। टाटा ग्रुप में जो आज हम जिस टाटा ग्रुप को देखते हैं वो इन्हीं की देन है, बिरला ग्रुप जो है वो इन्हीं की देन है। तो ये जो बड़े बड़े उद्यमी थे ये कूदे, ठीक है, कि भाई हमें भी कमान संभालनी पड़ेगी, और ये आए और इन्होंने बिजनेस को शुरू किया। ठीक है, तो अलग अलग टाइप की कंपनियां, और नहीं सिर्फ कपड़े का बिजनेस बल्कि लोह का, स्टील का, इस्पात का, इन सबका बिजनेस जो है वो इन्होंने धीरे धीरे शुरू किया। तो एक तरीके से देखें तो कारखानों का, भारतीय उद्यमियों का उदय भी 1850 के बाद इंडिया में देखने को मिला। ठीक है, अब भैया इसमें एक बात यहां पे कर लेते हैं कि नौकरियों के चक्कर में क्योंकि औद्योगिकरण बढ़ता जा रहा था और श्रमिकों की डिमांड बढ़ रही थी, गांवों के लोगों के पास बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी, तो लोग धीरे धीरे जो है प्रवास करने लगे, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होने लगे।
तो जहां पर उनको काम मिलता था वो वहां पहुंच जाते थे। तो श्रमिक जो है उनका प्रवास जो है स्टार्ट हो गया, गांव से वो शहरों की तरफ या जहां पे उद्योग होते थे उस तरफ पे मूव होना स्टार्ट हो गए। तो आप यहाँ देख सकते हैं क्योंकि काम की तो डिमांड में वृद्धि हो रही थी, लेकिन फिर भी हम कहें तो इतनी श्रमिकों की डिमांड होने के बावजूद भी काम पाना बहुत आसान नहीं था। प्रवास कर रहे हैं बेचारे, सब कुछ कर रहे हैं, और अभी हम आगे पढ़ के भी आए हैं कि इनकी स्थिति बड़ी दयनीय थी। ठीक है, और ये पहुंच तो रहे काम करने के लिए, लेकिन काम मिल नहीं पाता था, बहुत मुश्किल था जॉब लेना। उसका एक बहुत बड़ा रीजन था कि कारखानों और मिल्स ने क्या कर रखा था, एक बंदे को अपॉइंट कर रखा था जिसका नाम है जॉबर। उस टाइम पे इसको जॉबर बोलते थे। ठीक है, और जॉबर जो था वो कौन हुआ करता था, वो इन्हीं मिलों में काम करने वाला एक पुराना कर्मचारी हुआ करता था जिसका एक अच्छा खासा प्रभुत्व वहां हो चुका है। तो जब मिलों में नए श्रमिकों की जरूरत पड़ती थी तो मिल के मालिक या जो मैनेजर हुआ करते थे वो इन्हीं जॉबर को बोला करते थे कि भैया तुम्हारे गांव में, तुम्हारे आसपास मिलने वालों में किसी को अगर जरूरत है काम की तो आप उनको लेके आए, उनको हम श्रमिक रखेंगे। तो आप बताइए यहाँ पे वो जो जैक चेक वाला पैटर्न है ना वो शुरू हो गया। एक बेचारा श्रमिक अपनी मेहनत से यहाँ पे काम करने आया है, बहुत दूर से आया है, उसको काम नहीं मिलता था, लेकिन जैक चेक से या जो जान पहचान होती थी उससे लोग वहां पहुंच जाया करते थे। तो सिर्फ जान पहचान वाले लोग आगे बढ़ रहे थे, एक बहुत बड़ा धड़ा जो श्रमिकों का था उनको काम नहीं मिल पा रहा था। तो ये एक सिस्टम जो है उस टाइम पर देखने को मिला। तो बंबई, कलकत्ता, इनमें जो लोग हैं वो जाया करते थे, लेकिन काम पूरा नहीं मिलता था। तो श्रमिकों की स्थिति और दयनीय हुई इस प्रवास के बाद। ठीक है, ये भी एक नया सिस्टम उस टाइम पर हमको देखने को मिला। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इस पूरे औद्योगिक विकास में विषमताएं बहुत रही, मतलब कठिनाइयां बहुत आई। ऐसा नहीं है कि इंडिया में जो औद्योगिक विकास हो रहा था, वो जो विकास था वो किस तरह से उसमें समस्या हुई, किस तरह से प्रॉब्लम हुई। और आप ये देख पा रहे हैं कि मैंने आपको पहले अभी बताया कि जो 19वीं सदी थी उसके एंड आते आते पूरी तरह से पतन कर दिया गया, मतलब हमारे उद्योगों का। लेकिन फिर भी धीरे धीरे जो हमारे बड़े उद्योगों थे उनके प्रयासों के कारण हमने अपने आप को दोबारा से खड़ा करना स्टार्ट किया 20वीं सदी में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि भारतीय उद्योगों ने थोड़ा सा दम दिखाया और 1900 से 1912 के बीच में, ठीक है, इन्होंने जो कपड़े का उत्पादन था वो दुगना कर दिया। यानी कि हमारे भारतीय उद्योगों का जो कपड़ा है उसका लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगा। और इसमें एक बहुत बड़ा रोल जो है हमारे उद्योगों को वापस से एस्टेब्लिश करने में, वापस से बनाने में रहा प्रथम विश्व युद्ध का। देखिए, जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो ब्रिटिशर या अंग्रेजों को क्या करना पड़ा, जो उनके सारे जो कारखाने थे वो फटाफट से, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है ध्यान उनको अपनी सेना पे देना था, तो सेना के लिए काम करने लगे। जैसे सेना के लिए कपड़े बनाना, सेना के लिए सामान बनाना, वो उसमें बिजी हो गए। ठीक है, तो इस मौके को देखकर, क्योंकि सारे मिल उधर लग गए थे, तो भारतीयों के लिए या यहाँ जो लोग रहने वाले थे उनके लिए तो ये भारतीय उद्योग जो है वो एक तरीके की आशा बन के सामने आए और उन्होंने पूरे भारतीय मार्केट को धीरे धीरे कैप्चर करना शुरू कर लिया। ठीक है, इसका बहुत बड़ा फायदा हमें मिला और हमारे भारतीय उद्यमी जो है वो धीरे धीरे स्थापित हो गए। और क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिश राज था, वो थोड़ा कमजोर हो गया, आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं रही और उनके हाथ से कंट्रोल भी बहुत चले गए। और ये एक बहुत बड़ा कारण रहा कि दोबारा वो जैसी पकड़ उन्होंने हमारे उद्योगों पे ऊपर बनाई हुई थी वो दोबारा नहीं बना पाए। यानी कि 1918 में जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ उसके बाद वो दोबारा वैसी पकड़ नहीं बना पाए और धीरे धीरे हमारे भारतीय उद्यमी आगे बढ़ने लगे। और इसीलिए आज जो बड़े घराने हम देखते हैं वो कहीं ना कहीं आजादी से पहले इसी तरह पनपे थे और धीरे धीरे आज 100 सालों के बाद वो बड़े जैसे कि टाटा, बिरला, सिंघानिया, ये जो घराने थे, आप इनका काम देखेंगे तो ये 1900 के आसपास ही इन्होंने अपना काम शुरू किया था और वो चलने चालू हो गया क्योंकि अंग्रेजों की पकड़ कम हुई। तो इस तरह से हम बहुत विषमताओं को देखते देखते हमने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तेजी से भारतीय औद्योगिक उत्पादन बढ़ा क्योंकि एक विशाल मार्केट हमको मिल गया। लेकिन युद्ध के बाद क्योंकि ब्रिटेन की स्थिति अच्छी नहीं थी इसलिए वो पुरानी स्थिति में कभी वापस नहीं आ पाए। ठीक है, तो आप एक चीज यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि अगर हम भारत की बात औद्योगिकरण में कर रहे थे तो 1750 से हमको गिराना इन्होंने स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे बिल्कुल गिराते हुए लेके आ गए 19वीं शताब्दी के एंड तक। लेकिन 19वीं शताब्दी के शुरुआत में हमने फिर से एक पकड़ बनाना शुरू किया और प्रथम विश्व युद्ध के बाद हम फिर से अपने मार्केट में एस्टेब्लिश होना स्टार्ट हो गए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए
उस समय के जो लघु उद्योग थे उनकी क्या स्थिति थी। तो आप इस बात को समझें कि ये दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि चलो उस दिन कारखाने खुल गए थे, अंग्रेजों के भी थे, भारतीयों के भी खुल गए थे, तो फिर बेचारे लघु उद्योग तो बिल्कुल बंद हो गए होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं था भाई। जो बड़े उद्योग जो थे, यानी कि ये जो इतने भी बड़े कारखाने थे, ये कुछ ही जगह पर थे। जैसे बंबई, कलकत्ता एक हब बने हुए थे, यहीं पे बड़े कारखाने खुला करते थे। तो ये तो आसपास के लोगों की जरूरत पूरा करते थे, पर पॉपुलेशन तो बहुत थी, गांव में भी बहुत लोग रहते थे, तो वहां तक कैसे ये चीजें पहुंचेंगी। तो लघु उद्योग अभी भी चल रहे थे छोटे एरियाज के अंदर, ठीक है। तो लाइन देख सकते हैं कि बड़े उद्योग तो कहां गए, बंगाल, बंबई, इन सब में चले गए। लेकिन क्या हुआ, बाकी हिस्सों में जो लघु स्तरीय जो हमारे उद्योग थे, उन्होंने प्रबल रूप से उत्पादन किया, यानी कि उनका भी काम अपने हिसाब से चलता रहा। और इसमें बहुत बड़ी हेल्प, जैसे कि मान लीजिए आज मैं कहता हूं कि कारखाने क्यों डेवलप हुए, मिल्स क्यों डेवलप हुई, क्योंकि मशीनें आई, नए नए उन्होंने तकनीकें ढूंढी और वो बड़े लेवल का उत्पादन कर पाए। इसी तरह से हमारे जो ये छोटे लघु उद्योग थे, उन्होंने भी अपनी एक देसी तकनीक का जुगाड़ निकाल लिया था, जिसकी वजह से उनका भी उत्पादन बढ़ा। और उसका तकनीक का नाम था, जो सूती कपड़े के अंदर जो उन्होंने तकनीक निकाली, वो थी फ्लाई शटर। तो ये फ्लाई शटल टेक्निक जो थी, इसके अंदर क्या होता था, एक ही साथ में बहुत सारे धागों का काम हो जाया करता था। तो अब उनके पास भी एक ऐसी तकनीक थी जिससे वो अपना उत्पादन बढ़ा सकते थे। तो धीरे धीरे जो लघु स्तरीय जो हमारे उद्योग थे, वो भी आगे बढ़ना शुरू हुए। तो बड़े बिजनेस बढ़ रहे हैं, लघु स्तरीय भी बढ़ रहे हैं। अब इस पूरे प्रोसेस में जो बुनकर थे, फिर वो क्या कर रहे थे, उनका कहाँ काम चल रहा था। तो उनका भी अपना एक जो है लघु स्तर पे भी बिजनेस चल रहा है और बड़े लेवल पे चल रहा है। तो बुनकर जो बिल्कुल छोटे हाथों से जो काम कर रहे हैं, बिल्कुल मशीनों का यूज नहीं कर रहे हैं, उनका भी काम चल रहा था। मतलब आप इससे एक लेसन जो हमको सीखने को मिलता है वो ये है कि ऐसा नहीं है कि बड़ी चीज के आ जाने से छोटी चीजों का मार्केट खत्म हो जाता है। ये बात आज से नहीं, इतने सालों पहले से चल रही है। आज भी अगर आप देखें तो इतनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां बैठी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि नेशनल कंपनीज काम नहीं कर रही हैं, लोकल कंपनीज काम नहीं कर रही हैं, या लघु उद्योग नहीं चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में उस टाइम भी यही व्यवस्था हुआ करती थी। और जो व्यवस्था थी उसको अगर हम लगा करके देखें तो बुनकर कैसी स्थिति में थे। तो बुनकर क्या थे, दो टाइप के कपड़े उस टाइम बनाया करते थे। एक तो मोटा कपड़ा हुआ करता था और एक महीन बिल्कुल बारीक कपड़ा हुआ करता था। तो दोनों का अपना अपना मार्केट था। देखिए, जो मोटे कपड़े थे वो तो गरीब वर्ग ज्यादा पहनते थे क्योंकि वो सस्ते पड़ते थे, ठीक है। और जो महीन धागों वाला, जो एकदम फिनिशिंग वाला कपड़ा हुआ करता था, वो उच्च वर्ग के लोग, कुलीन वर्ग के लोग पहना करते थे। तो उनकी भी अपनी डिमांड थी। तो बुनकरों का भी अपना बिजनेस चल रहा था। पर इनकी जो है मांग में उतार चढ़ाव चलता रहता था, बट जो है बिजनेस इनका भी चल रहा था। तो उद्योग भी चले, लघु उद्योग भी चले और बुनकर भी चले, ठीक है। तो ये सारा सिस्टम इंडिया में चलता रहा। अब भैया धीरे धीरे, क्योंकि ये जो 20वीं सदी थी, इसके अंदर क्योंकि हम देख रहे हैं कि उद्योगों का बड़ा विकास हो रहा था, भारतीय उद्यमी भी आ रहे थे नए नए, और भी उद्योग जो है पहले से चल ही रहे थे, लघु उद्योग भी अपने आप को आगे बढ़ा रहे थे। तो कंपटीशन जो है, आज आप देखें कि हम मार्केट में जब हम विज्ञापन की बात करते हैं तो विज्ञापन क्यों दिखाना पड़ता है। विज्ञापन का सबसे बड़ा रीजन ही यही होता है कि भाई कंपटीशन में हम दूसरों से अलग दिख जाए। अगर मान लीजिए आप एक ही सिंगल सेलर हो मार्केट में, आप अकेले बेचने वाले हो, तो फिर आपको विज्ञापन की क्या जरूरत, आपको एडवर्टाइजमेंट की क्या जरूरत। तो उस समय भी क्योंकि धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से वापस से जो है उद्योग विकसित हो रहे थे, तो अपने माल को ज्यादा अच्छा दिखाने के लिए या उसको बेचने के लिए उस समय से ही विज्ञापन शुरू हो गए। तो आप ये ना समझें कि विज्ञापन कोई बहुत नया दौर है इंडिया के अंदर। ये उस समय से भी मतलब आजादी से पहले भी हमारे पास विज्ञापन का दौर हुआ करता था। अब उस टाइम के लोग विज्ञापन में क्या यूज करते थे, कैसे काम करते थे, इसकी जो शुरुआत है, इस विज्ञापन के तरीकों की शुरुआत जो है वो मैनचेस्टर से हुई। तो देखिए, तो जो मैनचेस्टर के उद्योगपति थे, जो कपड़ा बना करके वो भेजते थे, तो क्योंकि बहुत ही अच्छी मशीनों से, बहुत ही फिनिशिंग के साथ वो कपड़ा बनता था, तो मैनचेस्टर के कपड़े अपनी क्वालिटी के लिए बड़े फेमस हुआ करते थे, क्योंकि क्वालिटी बड़ी जबरदस्त होती है। तो अपने चीज को दूसरों से अलग दिखाने के लिए उन्होंने एक नया तरीका ट्राई किया कि क्यों ना हम मैनचेस्टर में बने हुए कपड़ों पे मेड इन मैनचेस्टर लिखे। जैसे आज के टाइम पे हम मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना, ये सारे वर्ड यूज करते हैं। तो उन्होंने भी ऐसे शब्दों का यूज करना शुरू किया कि अगर लोग मेड इन मैनचेस्टर देखेंगे तो उन्हें इसके क्वालिटी को लेकर के एश्योरेंस आ जाएगा, वो इस पे विश्वास करेंगे और हमारा कपड़ा ज्यादा बिकेगा।
तो पहली ये जो विज्ञापन है, जो इस तरीके का जो सिस्टम है, ये मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना जो आज हम देख रहे हैं, वो कहां से शुरू हुआ? मेड इन मैनचेस्टर से उस चीज को लगाना उन्होंने अपने कपड़ों पे शुरू किया। ठीक है, तो ये देखिए आप, मेड इन मैनचेस्टर का लेबल लगना शुरू हुआ। अच्छा, और तरीके निकाले इन्होंने अंग्रेजों ने हमारे यहाँ पे कपड़ा बेचने के। वहां से आने वाले कपड़ों पे हमारे देवी देवताओं की फोटो, हमारे पूजा स्थलों की फोटो वो हुआ करती थी, तो लोगों का एक इमोशनल अटैचमेंट भी आया करता था, तो लोग ज्यादा कपड़े खरीदते थे। अच्छा, उस टाइम के जो राजा नवाब सम्राट होते थे उनकी भी फोटो उन्होंने लगाना शुरू किया, तो उससे भी जो है इनका जो कपड़ा उद्योग है वो आगे बढ़ा। तो इसका मतलब विज्ञापन का एक बहुत बड़ा रोल उस टाइम पे प्ले होना शुरू हो गया था। तो ये भी एक बहुत बड़ा चेंज हमको देखने को मिला। फिर उसके बाद देखिए, ये तो सब कर ही रहे थे कि मेड इन मैनचेस्टर लिया है, फोटोज लगाना शुरू कर दिया। उसके बाद इन्होंने एक और नायाब तरीका निकाला, वो था कैलेंडर, जो आज भी चलता है। मतलब इतनी पुरानी चीज है, आज भी बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट का, आप खुद देखते होंगे आपके घर में जो कैलेंडर आते हैं कि कहीं से अगर आया हुआ है, तो उस कैलेंडर पे नीचे की तरफ जो है या साइड में क्या दिए जाते हैं? एडवर्टाइजमेंट दिए जाते हैं, ताकि जब भी आप कैलेंडर देखें, कैलेंडर खोलें, तो वो एडवर्टाइजमेंट आपको नजर आए। तो वैसे ही एडवर्टाइजमेंट उस टाइम की कंपनियों ने भी करना शुरू किया कि उन्होंने कैलेंडर बांटे और कैलेंडर के अंदर अपने एडवर्टाइजमेंट्स को उस पर पेस्ट कर दिया। तो ये कैलेंडर का जो एडवर्टाइजमेंट का तरीका है वो भी उसी टाइम से चलता हुआ आ रहा है। तो विज्ञापन के अनूठे अनूठे तरीके उस टाइम पर ट्राई किए गए। इस तरह से औद्योगिकरण में कंपटीशन का दौर भी आ गया और विज्ञापन की प्रणाली भी शुरू हो गई। तो यहां तक आप देख रहे हैं कि इस तरह से जो भारत का अगर हम लेके आए तो आजादी से पहले तक का जो औद्योगिकरण का एक प्रोसेस है वो भी हमने यहाँ पे देखा, और किस तरह से आदि औद्योगिकरण से हम औद्योगिकरण की तरफ आए, वो एक बेसिक चीज आज हमने यहाँ पे कंप्लीट करी। आशा है आपको पसंद आया होगा।